हाय गाइस, वेलकम टू आइस पॉइंट। दिस इज़ अदिति पांडे। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो कल हम लोगों ने कहाँ तक पढ़ा था? मोहर एक शिल्प कृति। इसे हमने जान लिया था कि मेसोपोटामिया के समय में जो मोहरें थी ना, इनका उपयोग कैसे होता था। जैसे आजकल जो मोहरें हैं, इनका उपयोग कैसे होता है? किसी भी डॉक्यूमेंट्स पे होता है। आपने स्कूल में अपनी आईडी देखी होंगी और इन सब जगहों पे होता है। लेकिन पहले इन मोहरों का उपयोग, जैसे रोलर वाले मोहरे हो गए, तो इसका उपयोग दीवार पे डिज़ाइंस बनाने के लिए भी किया जाता था। तो इस तरीके से हमने जाना। आज हम आगे क्या पढ़ने वाले हैं? शहरी जीवन। वैसे इसे भी हम लोगों ने थोड़ा बहुत समझ ही लिया था। अच्छा, ये वीडियो का 8वां या 9वां पार्ट है। तो अगर आप लोग ऐसे मतलब सडन पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं, तो आप लोगों को ये थोड़ा सा समझने में प्रॉब्लम होगी, क्योंकि एकदम 8वां पार्ट चल रहा है। तो मतलब इसके पहले काफ़ी कुछ पढ़ाया जा चुका है। तो आप लोग जाके प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं, जो कि इसी चैनल पे आपको मिल जाएंगे। और आप इसे सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, सो दैट कि ये वीडियोस जो हैं ये रोज़ आती हैं, तो आपको इसकी नोटिफिकेशंस भी मिल जाएंगी। रोज़ हिस्ट्री की वीडियो 10 या 11 बजे तक सुबह आ जाती है, और ज्योग्राफी की वीडियोस रात को 8 बजे आती है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें हमने देखा था कि जो नगरों में सामाजिक व्यवस्था थी ना, वो एक काफ़ी ज़्यादा संभ्रांत वर्ग था। मतलब ज़्यादातर धन दौलत एक विशिष्ट वर्ग के पास था। ऐसा नहीं था कि सब में समान धन दौलत, समान प्रॉपर्टी का वितरण है। ये थोड़ा सा असमान था। क्यों? क्योंकि हमें कुछ कब्रों के साथ कुछ सोने चांदी इत्यादि के जेवर तथा दास इत्यादि भी दफनाए गए मिले थे। तो जिससे पता चलता है कि वो लोग बड़े लोग ही रहे होंगे, तो वहाँ के राजा ही रहे होंगे। तथा आगे हम देखने वाले हैं कि हमें विवाह की प्रक्रिया या विधि के बारे में कुछ जानकारियाँ भी मिली हैं हमें, यानी कि जिससे अवशेष मिले थे उसे। विवाह करने की इच्छा के बारे में घोषणा की जाती थी और वधू के माता पिता उसके विवाह के लिए अपनी सहमति देते थे। आजकल क्या होता है कि खुद ही ढूंढ लिए बहुत सारे लोग, या मे बी ऐसा नहीं है कि बहुत सारे लोग, सारे ही लोग खुद ही ढूंढते हैं, नहीं। बहुत सारे लोग मम्मी पापा के पसंद से भी शादी करते हैं, तो मम्मी पापा जाके ढूंढ आते हैं। पहले क्या होता था, घोषणा की जाती थी कि हाँ, इनका विवाह होने वाला है। ठीक है, और उसके बाद माता पिता की सहमति ले ली जाती थी। उसके बाद वर पक्ष के लोग वधू पक्ष को कुछ उपहार देते थे। जब विवाह की रस्में पूरी हो जाती थीं, तब दोनों पक्षों की ओर से उपहारों का आदान प्रदान किया जाता था। तो ये तो वही सेम बात है जो आज भी होता है कि दोनों ही लोग एक दूसरे को उपहार तो नहीं देते हैं। आजकल सिर्फ एक ही साइड जो है वो सब कुछ देती है। गाड़ी भी दे दे, घोड़ा भी दे दे, और कपड़े भी दे दे, पूरे खानदान को कपड़े भी दे दे, पूरे घर का सामान भी दे दे, सब कुछ ही दे दे। लेकिन पहले क्या होता था कि दोनों तरफ से कंट्रीब्यूशन होता था। तो इसका मतलब है कि उस टाइम के लोग काफ़ी ज़्यादा सकारात्मक विचारों के थे। जब दोनों तरफ से कंट्रीब्यूशन होता है तो उसे दहेज नहीं कहते, उसे कहते हैं कि हाँ, किसी का नया जीवन शुरू होने वाला है, तो दोनों तरफ से समान योगदान दिया जा रहा है। तो ये बुरा नहीं है। लेकिन कोई एक ही तरफ सब कुछ दे और कोई एक तरफ कुछ भी नहीं दे रहा है, तो ये तो दहेज ही है सीधा सीधा। तो फिर आपने तो अपने किसी चीज़ को बेच ही दिया ना। जब बेच दिया तो फिर आप क्यों उम्मीद कर रहे हैं कि वो चीज़ आपको संभाले, आपके साथ रहे? उसकी तो कीमत लग गई, उसे तो खरीद लिया ना किसी ने। मतलब समझ रहे होंगे आप लोग। तो चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या देखना है हमें कि जब विवाह की रस्में पूरी हो जाती थी ना, तो ये लोग गिफ्ट्स का आदान प्रदान करते थे और फिर एक साथ बैठ के भोजन भी करते थे, ताकि इन लोग के बीच बातचीत बढ़े और फिर अच्छे से मतलब घुल मिल जाएं एक दूसरे के साथ, इसलिए। और फिर मंदिर में जाकर भेंट चढ़ाते थे, जैसे हम लोग करते हैं। जब भी शादी का कार्ड पहला वाला छपता है तो सबसे पहले मंदिर में ही जाते हैं ना, हमारे कुलदेव या कुल देवता के मंदिर में जाके फिर वहाँ पे कार्ड चढ़ाते हैं, ताकि शगुन होता है, अच्छा होता है। तो ऐसे ही वो लोग भी करते थे, जाके मंदिरों में भी भेंट चढ़ाते थे। जब नववधू को उसकी सास लेने आती थी, तब वधू को उसके पिता द्वारा उसकी दाई का हिस्सा दे दिया जाता था। मतलब क्या है कि उस समय भी
जो प्रॉपर्टी का बंटवारा था वो इस तरीके से होता था कि जब बहू को उसकी सास लेने आती थी तो उसके घर वाले उसे उसका कुछ हिस्सा दे देते थे कि हाँ तुम ये ले जाओ और वहाँ ले जाके रहना। दाई का हिस्सा मतलब यही होता है। तथा पिता का घर, पशुधन, खेत इत्यादि उसके पुत्रों को मिलते थे। आइए अब उस नगर का अवलोकन करें। यह उन नगरों में से एक था जहाँ सबसे पहले खुदाई की गई थी। उर मेसोपोटामिया का एक ऐसा नगर था जिसके साधारण घरों की खुदाई 1930 के दशक में सुव्यवस्थित ढंग से की गई थी। सुव्यवस्थित ढंग से का मतलब है, देखिए अब हमने खुदाई की तो हमें रूम मिला या गांव मिला, ऐसा कुछ बसा बसाया चीज़ मिला ना, तो आप उसे ऐसे ही लापरवाहों की तरह नहीं खोद सकते, क्योंकि आपको पता नहीं है ना कि कौन सी चीज़ एग्जैक्टली कहाँ है। तो उसे बहुत ही देख देख के धीरे धीरे फिर उसे खोदना होगा, तो ही हमें उसके अवशेष अच्छे से मिल पाएंगे और हम उसका अनुमान भी अच्छे से लगा पाएंगे। अगर मान लीजिए हमने कहा कि हमने इस मिट्टी के नीचे 10 फीट नीचे एक अच्छा सा रूम बनवाया है, लेकिन वो दब गया है क्योंकि भूकंप आया था या कुछ हो गया था, तो आपको उसे खोदना है और उस रूम में कितने पिलर्स थे और उसमें मेरे ना कांच के बहुत सारे इंपॉर्टेंट सामान भी हैं, तो उसे भी संभालने हैं। तो आप धीरे धीरे खोदेंगे, ऐसा तो नहीं होगा कि तुरंत लेके आए और जल्दी खोद के निकाल दिए, नहीं, ऐसे तो सामान भी टूट जाएंगे और जो पिलर्स वगैरह बनाए गए होंगे वो सारी भी चीज़ें क्षतिग्रस्त हो जाएंगी। तो फिर आपको उसके अवशेष कहाँ से मिलेंगे, आपको तो कुछ अनुमान में ही आप नहीं लगा सकते। तो इसलिए जो भी खोदा गया उसे बहुत ही सुव्यवस्थित ढंग से उपयोग किया गया था। उसमें टेढ़ी मेढ़ी व सकरी गलियां पाई गईं, जिससे यह पता चलता है कि पहिए वाली गाड़ियां वहां के अनेक घरों तक नहीं पहुंच सकती थी। वहां पे टेढ़ी मेढ़ी एकदम छोटी छोटी गलियां पाई गईं। जैसे कि मान लीजिए गांव है, ठीक है, तो गांव में क्या होता है कि बहुत दूर अंदर तक अगर किसी का घर होता है छोटी छोटी गलियों में, तो ऑटो या आप कोई भी वाहन लेके जाते हैं जो आपको पहुंचाए, जिसे आप किराया भी देते हो, ठीक है, अपना स्वयं का वाहन नहीं, दूसरा वाहन, तो उस टाइप के वाहनों में जाते हैं तो वो आपको मेन रोड तक ही छोड़ता है, वो आपकी गलियों में तो जाएगा नहीं। तो बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ पे भी जो बड़ी बड़ी पहियों की जो गाड़ियाँ थीं वहाँ तक गलियों तक नहीं पहुँच पाती थी, तथा इसके अंदर घरों तक नहीं पहुंच सकती थी। अनाज के बोरे व ईंधन के जो गट्टे थे संभवतः गधे पर लाद कर घर तक लाए जाते थे। तो अनाज के बोरे इत्यादि जो थे वो किसी जीव के ऊपर ही लाद सकते थे, क्योंकि उस टाइम बाइक, स्कूटी, साइकिल इत्यादि का निर्माण नहीं हुआ था। तथा जो भूखंड थे ना, उनका आकार एक जैसा न होने के कारण यह निष्कर्ष निकलता है कि नगर नियोजन की पद्धति का अभाव था। तो जब हमने खुदाई करने पे जो हमें चीज़ें प्राप्त हुई हैं ना, उसमें काफ़ी ज़्यादा पतली व घुमावदार गलियां प्राप्त हुई हैं, तथा घरों के भूखंडों का एक जैसा आकार न होने के कारण ये निष्कर्ष हमें मिलता है, मतलब हमने ये जाना कि समान नहीं था। तो वहाँ पे व्यवस्था पद्धति जो है ना, जैसे नगर नियोजन की जो पद्धति है उसका अभाव था। वहाँ गलियों के किनारे जल निकासी के लिए उस तरह की नालियाँ नहीं थी जैसे कि उसके समकालीन नगर मोहनजोदड़ो में पाई गई थी। मेसोपोटामिया में उस तरह की नालियाँ हमें नहीं दिखी। जैसे हमने मोहनजोदड़ो चैप्टर में पढ़ा था कि वहाँ नालियाँ काफ़ी अच्छे से व्यवस्थित रूप से की गई थी। वहाँ जो शहर का निर्माण था ना, वो काफ़ी व्यवस्थित था। सीढ़ियों को बहुत अच्छे से बनाया गया था, दीवारों को बनाने की जो कला थी वो बहुत अच्छी थी, उसमें नगर का नियोजन बहुत अच्छे से हुआ था, चीज़ों को बहुत ही अच्छी पार्टिशली डिवाइड किया गया था। लेकिन मेसोपोटामिया में जब खोदा गया तो उसके अवशेषों में ऐसा कुछ हमें प्राप्त नहीं हुआ। तथा समकालीन नगर जैसा कि मोहनजोदड़ो में था, वहाँ उस प्रकार की जो व्यवस्था थी वो हमें मेसोपोटामिया में नहीं मिली, बल्कि जल निकासी की नालियाँ और मिट्टी की नालियाँ उर के घरों के भीतरी आंगन में पाई गई हैं, जिससे यह समझा जाता है कि घरों की छतों का ढलान भीतर की ओर होता था और वह वर्षा का पानी निकास नालियों के माध्यम से भीतरी आंगनों में बने हुए हौजों में ले जाया करता था। शायद ये इसलिए किया गया था क्योंकि एक साथ तेज वर्षा आने पर घर के बाहर की कच्ची गलियां बुरी तरह कीचड़ से न भर जाएं।
तो शायद घर के बाहर ये लोग कच्चे ही मकान ईंटों को पकाए नहीं होंगे और ये लोग कच्ची गलियों का ही निर्माण किए होंगे, जिससे कि अपने जब वर्षा हो तो उसे बचाने के लिए इन्होंने घर के आंगनों में ही नालियाँ बनाई थी, जिससे वो आंगन के बीच में हौज में चला जाता था सारा पानी। फिर भी ऐसा प्रतीत होता है कि लोग अपने घरों का सारा कूड़ा कचरा बुहार कर गलियों में डाल देते थे, जहां वह आने जाने वाले लोगों के पैरों के नीचे आता रहता था। और हमें काफ़ी ज़्यादा वो भी अच्छे से नहीं प्रमाण मिल पाए हैं कि इन्होंने अपने कूड़े के लिए कौन सी जगह व्यवस्थित की थी। ऐसा लगता है जैसे ये लोग अपना कूड़ा कचरा गलियों में ही डाल देते थे। गलियों की सतहें ऊंची उठ जाती थी। अब जब गलियों में रोज़ कूड़ा डाला जा रहा है, प्रतिदिन ही कूड़ा, तो ऐसा तो है नहीं कि एक महीने में एक दिन निकलेगा, प्रतिदिन ही निकलता है घरों से। तो जब उसे गलियों में डाला जाता था तो उनकी सतहें काफ़ी ज़्यादा ऊंची मिली हैं, जिसके कारण कुछ समय बाद घरों की दहलीज़ों को भी ऊंचा उठाना पड़ता था, ताकि वर्षा के बाद कीचड़ बहकर घरों के भीतर न बह सके। कमरों के अंदर रोशनी खिड़कियों से नहीं बल्कि उन दरवाज़ों से होकर आती थी जो आंगन में खुला करते थे। इससे घरों के परिवारों में गोपनीयता भी बनी रहती थी। घरों के बारे में कई तरह के अंधविश्वास प्रचलित थे, जिनके विषय में उर में पाई गई शकुन अपशकुन संबंधी बातें पट्टिकाओं पे लिखी गई हैं। उस विश्वास का काफ़ी चलन था, जो कि हमें पट्टिकाओं पे लिखी हुई मिली हैं। जैसे घर की दहली ऊंची उठी हुई हो तो वह धन दौलत लाती है। सामने का दरवाज़ा अगर किसी दूसरे के घर की ओर न खुले तो वह सौभाग्य प्रदान करता है, लेकिन अगर घर का लकड़ी का मुख्य दरवाज़ा बाहर की ओर खुले तो पत्नी अपने पति के लिए यंत्रणा का कारण बनती है। उर में नगरवासियों के लिए एक कब्रिस्तान भी था, जिसे शासकों तथा जनसाधारण की समाधियां पाई गईं, लेकिन कुछ साधारण घरों के फर्शों के नीचे भी दफनाए गए थे। तो हमें जो यहाँ पे शमशान नदी के जो अवशेष मिले, इससे पता चलता है कि उनके नगर में एक कब्रिस्तान भी था, जिसमें शासकों तथा जनसाधारण की समाधियाँ भी पाई गईं। लेकिन हम ऐसा भी पाते हैं कि ये लोग अपने घर के फर्श के नीचे भी बहुत से लोगों को दफना रखे थे। तो कल हम आगे पढ़ेंगे पशुचारक क्षेत्र में एक व्यापारिक नगर। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिएगा एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।